तबाही हो गई। बस ख़त्म। अब तो सब ख़त्म। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया टूल लेके, एडोबी डायमेंशन। इसमें एडोबी डायमेंशन में हम अपने 3D मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने डिज़ाइन को किसी भी 3D मॉडल्स पे प्लेस कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है, जो काफ़ी लोगों के काम आने वाला है। हमारे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, हमारे क्लाइंट पिच में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो मॉकअप क्रिएट करके देते हैं, जिसमें हमारे बॉक्सेस हो सकते हैं, पैकेजिंग हो सकते हैं। हम पैकेज को एक एक बॉक्स पे, एक 3D मॉडल पे प्लेस करके देंगे और बहुत अच्छा रेंडर उसका निकाल के दिखाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप इसको 3 डायमेंशनली मूव कर सकते हैं। आपको जिस एंगल पे चाहिए, आपको जिस पर्सपेक्टिव पे उस प्रोडक्ट को देखना है, टॉप व्यू चाहिए, लेफ्ट व्यू चाहिए, बॉटम व्यू चाहिए, लोअर एंगल चाहिए, आपको हर किस्म का आप अपना एंगल सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उस मॉडल को रोटेट, मूव और जिस एंगल पे आपने उसको रेंडर करना है, रेंडर कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का टूल होने वाला है। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट। हमने एडोबी डायमेंशन ओपन कर लिया है और ठीक उसी तरह जो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में जिस तरह की विंडोज़ अपीयर होती हैं फर्स्ट टाइम पे कि आपके पास क्रिएट ऑप्शन होता है, ओपन फाइल का ऑप्शन होता है, उसी तरह से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। बस जैसे फोटोशॉप में होता था कि हमने विड्थ दे दी, एक आर्टबोर्ड का साइज़ दे दिया, हमने सब चीज़ें इसको डिफाइन कर दी। यूनिट्स भी हैं इसके, कैनवस यूनिट्स आपने पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर में जिसमें देना है आपने अपने आर्टबोर्ड का साइज़। ठीक, हमने इसको 1600 विड्थ पे रख लिया और इसकी हाइट कर देते हैं हम 1000, राइट। रेजोल्यूशन हम 72 पे ही रहने देते हैं अभी। अगर आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो हम रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका रेजोल्यूशन कर लेते हैं 150, ताकि हमारे पास हाई रेंडर निकल सके। लेकिन हम इसको अभी हम 72 ही रहने देते हैं। तो आप इसका रेंडर वगैरह, आप इसका रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। सीन यूनिट्स भी हैं, जैसे सेंटीमीटर में आपने जो यूनिट्स होंगे उसके स्केलिंग के, मेजरमेंट के, अगर आपने सेंटीमीटर में रखना है आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं। आपने या कोई और यूनिट यूज़ करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको सेंटीमीटर पे रहने देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो अपनी फाइल, आपका आर्टबोर्ड है वो ओपन हो गया, राइट। अब आप अपने लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक शेप्स आ रही हैं, मॉडल्स आ रहे हैं बने हुए और काफ़ी सारी चीज़ें हम इनको देखते हैं। और राइट साइड पे इन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टूल से, मूव टूल से, राइट। अब हमने स्टार्ट करने से पहले, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन भी आ रहा है और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन फ़िल्टर्स में क्या है कि जैसे अगर फ़िल्टर बाय आप मॉडल्स कर सकते हैं। अगर मैं मॉडल पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ आपको मॉडल्स नज़र आएंगे, राइट। अगर मैं फ़िल्टर बाय मटेरियल करूँगा तो सिर्फ आपको मटेरियल नज़र आएंगे। और अगर आप इस पर से हटा देंगे तो आपको सारे मॉडल्स, बैकग्राउंड और जितनी भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये बेसिक शेप्स हैं। आप इसको बंद भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं। बेसिक शेप्स को कोलैप्स कर दिया। मॉडल्स हैं आपके पास एडोबी स्टॉक के मटेरियल्स हैं और सब्सटेंस मटेरियल्स हैं आपके पास, डायरेक्शन लाइट हैं, एनवायरनमेंट लाइट्स हैं, इमेजेस हैं, राइट। हम इसको ओपन करके रख देते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले हम फॉर एग्जांपल एक अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम एक कॉफ़ी की पैकेजिंग बना रहे हैं, हम कॉफ़ी का मॉकअप बनाने चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स हमारे पास हैं। हमने क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसको ड्रैग करके अपने जो ग्राउंड है उसके ऊपर प्लेस करेंगे, अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्लिक को तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा बॉक्स, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ, Ctrl+Z। या फिर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये 3D सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको 3 डायमेंशनली इसको मूव भी कर सकते हैं। तो मैं अगर ग्रीन वाली इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है रोटेट, तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, राइट। मुझे अगर इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मुझे इसको मूव करना है, हम ग्रीन वाले इसको लाइन को होवर करके इसको मूव और अप डाउन भी कर सकते हैं। इसको Z एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं और इसको Y एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं
और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में स्केल करना है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है आपके पास, अगर इस बॉक्स पे क्लिक करके मैं करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो ये मेरा बॉक्स की हाइट छोटी या बड़ी हो रही है। ठीक उसी तरह से अगर z इस एक्सिस में स्केल करना है तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई और इसकी जो है वो डेप्थ जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशनली हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। राइट, सबसे पहले हम अपनी ऊपर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जिसमें सीन क्रिएट हुआ है। राइट, सीन में इन्वायरमेंट आ रहा है, कैमरा आ रहा है और कॉफ़ी बैग आ रहा है। हम इस पर भी बात करते हैं। पहले हम अपनी बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं सी एंगल से मूव करना है, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये बॉटम से मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसका पिवट पॉइंट बॉटम सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये हमारा पिवट पॉइंट उठ के सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अब ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मुझे इसको टॉप पे सेलेक्ट करना है, ये टॉप पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये टॉप से जो है स्केल, रोटेट, जो भी आपने जो प्रॉपर्टीज़ आपके होंगी वो इस टॉप से हो रही होंगी। ठीक है, इसको हम बॉटम पे ही कर देते हैं वापस। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पोजीशनिंग आ रही है। अगर जेड एक्सेस में आपको वैल्यूज़ के थ्रू अगर आपने मूव करना है, स्केल करना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, रोटेशन के भी हैं। आप सिर्फ इस वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो आप इसको रोटेट और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम यहाँ से वाई एक्सिस में भी इसको मूव कर सकते हैं और जेड एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। स्केलिंग का ऑप्शन है, अगर आपने इसको स्केल करना है वैल्यूज़ के थ्रू, हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो कि ये स्केल जो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा, मुझे कोई शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले क्या हो रहा था कि मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो मुझे अगर मुझे प्रोपोर्शनली बड़ा करना है तो मैं किसी एक स्केल को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। इसकी बात करते हैं हम एक्शन की। ऑब्वियस सी बात है, डिलीट कर सकते हैं इससे। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट करनी है, इसको क्लिक करा और आप दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसके ग्रुप हैं, अगर आपने कोई 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करना है तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं। मूव टू द ग्राउंड क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की साइड, सॉरी डुप्लीकेट थी हमारी, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ ले चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अपने फ्लोर से बिल्कुल सरफेस पे आके रख दे। जैसे अगर कोई सरफेस पे रखा हुआ था ना प्रोडक्ट, उस तरीके से आ जाए, तो मैं इसको वापस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मूव टू ग्राउंड करूँगा तो वो ग्राउंड पर प्लेस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बराबर में इसके आ रहे हैं इमेजेस के ऑप्शन और इसमें मटेरियल आ रहे हैं कि आप इसके मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हमने इस कॉफ़ी बीन का क्या कहते हैं चेंज करना है मटेरियल, तो हम कॉफ़ी बीन के मटेरियल पर सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर जैसा कि आपके पास आ रहा है कि पेपर मटेरियल सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। इस पेपर मटेरियल पे हम बेस कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक हमारे पास विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद इसमें आप अगर आपने कलर करना है तो आप इसको कोई भी कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, एक्शन के नीचे आप देख रहे होंगे कि प्लेस ग्राफिक्स ऑन मॉडल लिखा हुआ है, तो आप इस पर अपना जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है आप इस पर वो प्लेस कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमारा एक जो है डिज़ाइन इसके ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद आपका डिज़ाइन जो है इसके ऊपर प्लेस हो गया है। ठीक है, इसको क्लिक करके मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, इसको स्केल भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ एक कॉर्नर मूव करूँगा तो ये सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ा रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट पे वो प्लेस हो चुका है। अंडू किया, अगर नीचे से करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर मुझे प्रोपोर्शनली बढ़ाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा। ठीक है, और अगर हमने इसको रोटेट करना है तो हमारे पास रोटेट का ऑप्शन भी है। टॉप पर जो सर्कल बना हुआ आ रहा है इसको क्लिक करके हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इस आर्टबोर्ड को, इस मॉडल को। अभी क्या कर रहे थे कि हम पहले आर्टवर्क को मूव कर रहे थे, अब हमें आर्टवर्क मूव नहीं करना, अब हमने कैमरा एंगल मूव करना है। तो आप राइट साइड पर आएंगे तो आपके पास टूल्स हैं काफ़ी सारे, ऑर्बिट, पैन और डॉली। ऑर्बिट क्या करता है कि आपके कैमरे को मूव करता है, कैमरे के सीन को, जो आपने कैमरे का व्यू होता है ना वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, आपने जिस एंगल पे भी रखना है, जिस तरीके से रखना है आप उसको रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से मूव।
पैनिंग क्या करेगा इसके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या कैमरा एंगल को आपने पैनिंग, अगर आपने वीडियोग्राफी पढ़ी हो तो आपको पैनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन कोई मसला नहीं। पैनिंग क्या करता है कि आपने सीन के, अगर आपने कोई स्मूथली मूव करना है, आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे ही है, कैमरा का जो सीन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे रहेगा, लेकिन आपका कैमरा पैन होकर एक ऑब्जेक्ट पे आ रहा होता है ना, इस तरह से अगर आपने सिर्फ कैमरा का ऑर्बिट चेंज नहीं करना है और कैमरे को मूव करना है, अपने जिस एंगल में भी आपने उसको मूव करना है, तो हम पैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, डॉली इफेक्ट क्या करता है, जूम इन जूम आउट का काम करेगा, आपका सीन ख़राब नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ऑर्बिट को अगर हमने यूज़ करना है तो हमने टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने माउस का राइट क्लिक करना है तो हम ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने माउस से ऑर्बिट कर सकते हैं, और अगर मैं अपना राइट क्लिक और स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो मैं इसको पैनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे डॉली इफेक्ट यूज़ करना है तो मैं अपने माउस का स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, हमने एक इमेज प्लेस कर लिया, हम इसमें एक और इमेज प्लेस करते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी सिलेक्शन हटा दी थी, हम वापस इसके पास जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉफ़ी बैग हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी मटेरियल लगा होगा वो आ जाएगा। अगेन हम अपने एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसका बॉटम वाला एरिया भी कॉल कर लेते हैं। बॉटम वाला एरिया कॉल करने के बाद इसको स्केल किया शिफ्ट प्रेस करके, और मैंने अपनी मर्ज़ी से पोजीशन दे दी इसको। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैंने अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सही करना है। मैंने अपने ग्राफिक वन को सिलेक्ट किया, तो इसको थोड़ा सा रोटेट किया, स्केल किया और उसकी पोजीशन सेट कर ली। ठीक है, तो कितना इजीली एक जो है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी चीज़ें प्लेस भी हो गई। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे मटीरियल की। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉफ़ी बैग को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने कॉफ़ी बैग को सिलेक्ट किया, नीचे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं ऑफसेट का। अगर मैं इसका जो है वो शेडो और थोड़ा सा जो बम्प इफेक्ट होता है ना, जो इस ऑब्जेक्ट को बड़ा 3D लुक दे रहा है, अगर हमने उसको ऑफसेट मूव करना है, जो बेस कलर है तो हम उसको भी मूव कर सकते हैं, रिपीट करना है तो रिपीट भी कर सकते हैं उस ऑफसेट को, और इसको ऑब्जेक्ट को ओपेसिटी देनी है तो ओपेसिटी भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मेटालिक टच देना है तो मेटालिक टच भी दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं बैक से अपने सीन की तरफ। अब हम यहाँ से लेकर आते हैं कॉफ़ी कप, ये हम मूव करके आगे की साइड लेकर आए। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था कि हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल्स भी आ रहे थे, कि हमारे पास ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं मटेरियल, मेटालिक के, प्लास्टिक के, ग्लास के, और काफ़ी सारे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करूँगा मटेरियल को सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो मटेरियल उस कप पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं बड़ी शाइनी सा एक मटेरियल आ गया। तो इसी तरह से काफ़ी सारे मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लास का मटेरियल अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो ये ग्लास का मटेरियल पूरा इस पर लग गया। ठीक है, अभी आप नोट करेंगे कि पूरे कप पे उसने मटेरियल अप्लाई करना है। हम इंडिविजुअल क्या कहते हैं, उसके किसी कप पे भी लगा सकते हैं, उसके कैप पे अलग अलग भी दो डिफरेंट मटेरियल भी लगा सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, हम अगेन अपनी थीम की तरफ चलते हैं। हम इसको कॉफ़ी कप को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर जैसी ऑप्शन में हम जाएंगे, कप और लिड बनी हुई आ रही है कि इसका कैप अलग है और कप अलग है। लिड का कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अगेन कलर में जाके बेस कलर हम यहाँ से कलर पिकर से अपना ऑरेंज कलर ले लेते हैं, तो इसका ऑरेंज कलर हो गया एग्जैक्टली। तो ठीक उसी तरह से हम इसके कप को सिलेक्ट करते हैं। कप को सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर अपनी एक और ग्राफिक प्लेस करते हैं। ठीक है, हम इस पर कप कॉफ़ी पीएनजी, ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन बना के रखे हुए थे, तो वो डिज़ाइन मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि पीएनजी तो इस पर अप्लाई हो गई, लेकिन हमारा कप वाइट है, तो हम कप का कलर भी चेंज करेंगे। कप के मटेरियल को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके मटेरियल में इसको कलर दे दिया। अच्छा, इमेजेस में आप देख रहे होंगे कि आप इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, इस मटेरियल को जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे ये फोटोशॉप में आपको ओपन कर देगी ये फाइल। ठीक है, हम कलर पे जाते हैं और अपने इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं हम। ठीक है,
अब हम अपने इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये रोटेट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक कैमरा एंगल चूज़ कर लिया है और हम चाहते हैं कि उस कैमरा एंगल को हम सेव करके रख लें, क्योंकि बार बार पोजीशन ना करनी पड़े मुझे, तो मैंने अपना एक कैमरा एंगल डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। ये कैमरा एंगल डिसाइड किया और आप देख रहे होंगे कि ऊपर आ रहा है फ्रेम सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको, ये आपकी पोजीशन से बाहर निकल गया, आपके कैमरा व्यू इधर उधर हो गया, आपको मूव हो गया, तो आपने ऑब्जेक्ट को या तो सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है, तो ये आपको फोकस कर देगा, ठीक है। अगर इसके हम अंदर पॉइंट्स के इसके ऑप्शंस में जाएं तो इसमें ऑप्शन आ रहा है फ्रेम सिलेक्शन, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उसको वापस फ्रेम में ले आएगा। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़े हैं और उसको पूरा सबको फ्रेम करना है, तो फ्रेम ऑल यूज़ करेंगे, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक कैमरा एंगल जो है वो एक जगह पे सेव हो जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में खो चुके हैं हम, हमारा एंगल चेंज हो चुका है और हम वापस उसी फ्रेम पर आ जाएं जो हमने सेट किया था, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने कैमरा फ्रेम को, अपने एंगल को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले अपना कैमरा सेट किया और ये मैंने सेव कर लिया। यहाँ जाके आप देख रहे होंगे कि प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो आप इस अपने कैमरे को बुक मार्क कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक किया, मैंने सेट कर दिया लोअर एंगल, लोअर कैमरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं अपने सीन, हमारा कैमरा चेंज हो चुका है और मैं पोजीशन से बिल्कुल आउट हो चुका हूँ, हमारे जो कैमरे का मैंने एक एंगल चूज़ किया था उस एंगल से मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा और अपने लोअर कैमरे पे क्लिक करूँगा तो मेरा वही एंगल वापस सेव हो जाएगा, राइट। तो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद अपने कैमरा को अगर आपने अंडू करना है, देखिए दो अंडू हैं। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट मूव किया, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको चाहता हूँ कि वापस इसको अंडू करके अपनी बैक पोजीशन पे ले आओ, तो मैं कंट्रोल सेट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा कैमरा एंगल, मैं वापस जो पिछला एंगल था उस पर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर, आपको क्लिक नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कैमरा अंडू करूँगा तो मैं वापस उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा। या फिर आप कैमरे में जाके कैमरा अंडू करेंगे तो आप जो उससे प्रीवियस कैमरा आपका एंगल था उस पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट लेने के बाद मैं अपने कैमरा एंगल से जाके देखता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है, राइट। मैंने इसको मूव किया, इसको थोड़ा सा रोटेट किया और इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अपने दो कैमरे को सेट कर लेते हैं, एक और कैमरा व्यू बना लेते हैं। पहले आपने अपना फ्रेम सेट कर लेना है, उसके हिसाब से फिर कैमरा एंगल चूज़ कर लेना है। इस पर क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया और हमने कैमरा 2 के नाम से सेव कर लिया ये अपना एंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक। हम अपने कैमरा एंगल से बाहर आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं अपना कैन, ठीक है। इस पे भी हम सेम इसी तरह की ब्रांडिंग करेंगे अगेन, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक इमेज प्लेस कर दी है, ठीक है। कैन मटेरियल का कलर मैंने डार्क कर दिया। यहाँ से अपनी ग्राफिक को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे जब कोई भी ग्राफिक चूज़ करेंगे तो यहाँ पर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर प्लेसमेंट में आप फिल करेंगे तो ये अराउंड उसके ऑटोमेटिकली फिल कर देगा उसको, राइट। और अगर आपने इसको रिपीट करना है तो ये इसी पैटर्न को बार बार रिपीट भी कर देगा, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, उसको फिल से हटा के वापस डिकैल भी कर देते हैं, ठीक है। हम अपने वापस कैमरा एंगल की तरफ जाते हैं। कैम्फा 2, क्या स्पेलिंग रखी है मैंने, तो हम रोटेट करके इसको इस एंगल पे ले आते हैं और अपना कैमरा, अगर हमने मूव करना है, थोड़ा डायमेंशन चेंज करनी है, एंगल चेंज करना है,
तो हम एंगल भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये एक मॉकअप जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस पर लाइटिंग की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पीछे बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा, आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर भी हम डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैकग्राउंड का कलर चूज़ किया और कोई भी मैं डार्क बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से और कलर पिकर से हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक, इसको हम बंद करते हैं। हम इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स भी आ गए हैं। अगर हमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, हम जस्ट क्लिक करेंगे और ये वहाँ पर लग जाएगा बैकग्राउंड में। काफ़ी सारे इसके बने हुए ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये टेबल वाला सेलेक्ट किया। इस तरह से आप काफ़ी सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे बैकग्राउंड्स हैं, इन्हें यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके मॉडल के हिसाब से अच्छा लगे। हम टेबल वाला सेलेक्ट करते हैं। टेबल वाला सेलेक्ट करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि टेबल की जो इमेज है, पीछे वाली बैक इमेज जो है, उसका एंगल कुछ अलग है और हमारे ऑब्जेक्ट का एंगल कुछ अलग है। अब हम चाहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज और जो प्रोडक्ट हैं वो सेम एंगल पे आ जाएं। तो हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड इमेज वाली जो ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट है, उसके आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैच इमेज। सही है, मैच इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप रीसाइज कैनवस और क्रिएट लाइट और मैच कैमरा, इन सबको सेलेक्ट करके आपने जस्ट ओके करना है। तो ये कैमरा क्या करेगा कि आपके बैकग्राउंड को रीड करेगा और आपके ऑब्जेक्ट का एंगल उस हिसाब से कैमरा फिट कर देगा और लाइटिंग भी उसी हिसाब से कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह का हमारा जो ऑब्जेक्ट था, उसी एंगल पे उसने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, जो भी हमारी बैकग्राउंड इमेज होगी उसके हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव, उसकी लाइट, उसका एंगल सब उसके हिसाब से वो रीड करके सेट भी कर देगा। अभी आप देखेंगे कि लाइट भी काफ़ी डिफरेंट हो गई है। ठीक है, हम बैकग्राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में ग्लोबल इंटेंसिटी अगर हमने लाइट बढ़ानी है, ठीक है, तो हम लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल रोटेशन, अगर लाइट का एंगल चेंज करना है, अगर आपने देखें कि बॉटम पे आपको शेडो बने हुए आ रहे हैं, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये शेडो भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो ठीक है, आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शेडो की रिफ्लेक्शन ओपेसिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन राउंड रफनेस भी है इसकी, थोड़ी सी रफनेस अगर आपने शेडो में देनी है, इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम स्क्रॉल जो है क्या कहते हैं, व्हील स्क्रॉल से हम इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, डॉल इफेक्ट भी दे सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि काफ़ी एक रियल टच आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी लाइट्स की तरफ। हम थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें लाइट नज़र आते हैं, हम वाइट कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स आ रही हैं, इन्वायरमेंट लाइट्स भी हैं, डायरेक्शनल लाइट्स भी हैं। हम इन्वायरमेंट लाइट्स की बात करते हैं पहले। इन्वायरमेंट लाइट पे किसी भी प्रीसेट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसकी लाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया फर्स्ट स्टूडियो लोल की पे, तो आप देख रहे होंगे कि इसके इन्वायरमेंट की लाइट चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे इसके प्रीसेट्स हैं लाइटिंग के। अगर आपको स्टूडियो वुडन टाइप चाहिए तो वुडन वाला थोड़ा सा टेक्सचर आपकी जो है वो अपने प्रोडक्ट में शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कैन की बात करते हैं तो कैन है थोड़ा मेटालिक, तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, क्योंकि जो स्टूडियो लाइट्स उसने यूज़ की है वो वुडन फ्लोर वाली यूज़ की है, राइट। इसी तरह से स्टूडियो लाइट और ये काफ़ी सारे हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें जो आपकी लाइटिंग को बेहतर करेंगे। एनवायरमेंटल लाइट है, समझ गए, सनराइज लाइट है। तो सनराइज कंपोजिशन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट की तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैच इमेज करता हूँ तो ये हमारे ऑब्जेक्ट और उसको उस एंगल पे चेंज कर देगा, उसकी लाइटिंग भी चेंज करके आप देखिए। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया ये बिल्कुल चेंज हो गई। उसकी लाइटिंग क्यों चेंज करी? क्योंकि बैकग्राउंड से ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसने शेडो आगे की साइड बनाए। ठीक है, मैं अनडू कर दिया मैंने इसको, वापस बैकग्राउंड को मैंने वाइट कर दिया, वापस कलर में गए। ठीक है, हम इसकी लाइट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्रीसेट्स वाली लाइट्स हैं, उनमें से हम
लाइट लेने के बाद हम इस लाइट की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी चेंज करनी है, रोटेशन करनी है। अगर लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप उसकी लाइट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारे ऑब्जेक्ट पे सूट कर रही होगी लाइट, हम वो ले लेते हैं। वो लाइट लेने के बाद हम उसकी इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और रोटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अगर आपने अपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है। ये क्या करता है, अगर इस पर मैं क्लिक होल्ड करके रखूँगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा रेजोल्यूशन के। अगर आपने प्रीव्यू देखना चाहना है अपने रेंडर का और थोड़ी सी लो क्वालिटी में कि बस आपको पता चल जाए कि वो दिखता कैसा है, तो आपने 1/4 को सिलेक्ट करना है और आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आपको रेंडर निकाल के दिखा देगा कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्रीव्यू करेगा। ठीक है, थोड़ी सी नॉइज़ होगी क्योंकि लो रेज रखा हुआ है मैंने, तो आपने नॉइज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा लोअर एंगल में इसको रखता हूँ ताकि हमारी लाइट की डायरेक्शन भी थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में गए, इन्वायरमेंट लाइट को अगर हमने बढ़ाना है, कम करना है, इन्वायरमेंट लाइट की इंटेंसिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसा हमारे ऑब्जेक्ट पे वो रिफ्लेक्शन आ रही थी, हम रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसकी लाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, अपने हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी लाइट की। ठीक है, इंटेंसिटी कम करनी है, इंटेंसिटी कम कर ली। हाइट बढ़ानी है, इसकी हाइट भी बढ़ा दी। हाइट बढ़ाने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस लाइट का भी कलर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट पे हाइलाइट्स बने हुए आ रहे हैं, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं, तो वो लाइट को ऑरेंज कर रहा है। ठीक है, लाइट का डिफरेंट कलर अगर आपने किसी चीज़ पे करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, वाइट हाइलाइट्स अच्छी लग रही हैं इस पर। ये सब करने के बाद जब आपको लगता है कि आपका जो है वो फ्रेम डन हो चुका है, ठीक है, अब आप सिंपली रेंडर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके कि आपने किस चीज़ को रेंडर करना है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। कैमरा आप लोगों ने सेट किया था, अगर कैमरा F जो हमने कैमरा F2 के नाम से सेव किया है, तो वो अगर आपने उस व्यू को रेंडर करना है तो आप उस पर चेक करेंगे। और अगर आपने सारे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप वो डिफरेंट जो एंगल आपने सेट किए थे उन डिफरेंट एंगल्स पे वो आपको रेंडर करके दिखा देगा। हम सिर्फ अभी करंट व्यू की बात करते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं कॉफ़ी मॉकअप। कॉफ़ी मॉकअप के बाद क्वालिटी में वो पूछ रहा है कि आपको लो क्वालिटी चाहिए, मीडियम क्वालिटी चाहिए, हाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्राफिक कार्ड यूज़ होगा, आपकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा मतलब प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। हम इसमें PSD और PNG दोनों एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने PNG पे भी क्लिक कर दिया और PSD पे भी कर दिया। और अगर आपको PSD नहीं चाहिए तो आप सिर्फ डायरेक्ट PNG भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन की और इसको बता दिया कि कहाँ पर सेव करना है और हमने रेंडर पे क्लिक कर दिया। सिंपली रेंडर पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको देखेंगे। ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेस आती रहेगी कि आपका कितना रेंडर हो चुका है, कितना होगा। अभी ये एस्टिमेट टाइम कर रहा है और आपको एक प्रीव्यू भी देता रहेगा साइड में। आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू भी आता रहेगा कि आपका रेंडर किस तरह का दिखेगा। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। जब तक ये रेंडर हो रहा है आप जो है मज़े कर सकते हैं। और आपको यहाँ एस्टिमेटेड टाइम भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको शो कर रहा है कि आपको 2 मिनट 3 मिनट ये टाइम बढ़ा रहा है आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड पर। ठीक है, जब तक हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं।
काफ़ी अच्छा रेंडर इसने निकाला है। आप देख रहे हैं इसकी लाइटिंग कितनी सॉफ्ट है, इसका बैकग्राउंड कितना क्लीन है। जो फ्लोर पे हमने अभी आप देख रहे होंगे नीचे ज़्यादा ग्रे स्पेस एरिया आ रहा है, तो ग्रे एरिया इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो लोअर एंगल रखा है तो फ्लोर से बिल्कुल अटैच है कैमरा, राइट। ये हमारा रेंडर हो चुका है। हम अपनी फाइल में जाते हैं, ये हमारे पास इसका प्रीव्यू हो चुका है और PSD भी डाउनलोड हो चुकी है। हम PSD को ऑन करते हैं और ये हमारी PSD ओपन हो गई। PSD ओपन होने के बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आ रहा है। बैकग्राउंड कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं अगेन, यहाँ पर भी जिस हिसाब से आपको रखना है। हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर को भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज है, रेंडर इमेज आपको नज़र आ रही है। अगर आपको शेडो और थोड़ा सा वो इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पर एडिशनल लेयर्स हैं जो ऑलरेडी मास्क हो चुकी हैं, वो आपको दिखा रहा है कि आपकी मटेरियल लेयर कुछ इस तरह से शो हो रही है जो उसने मटेरियल को मास्क किया है। ऑब्जेक्ट के जो सिलेक्शन मास्क है वो कुछ इस तरह से है, और डेप्थ इन्फॉर्मेशन वो इस तरह से कि आपने अगर एडिशनल लेयर्स को कभी यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने बैकग्राउंड को वो कर लिया। हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम इसमें अपनी कॉफ़ी बीन्स ला के रखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को हम चेंज करके देखते हैं क्या बैकग्राउंड पे कैसा लग रहा है डार्क। इस पे हम इसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी खासियत इसकी ये कि हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड को डायरेक्शनल लाइट वाला फील देना है, तो हम इस तरह से इसको दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें, हमारे पास काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं उसमें पड़े हुए। आप देखेंगे कितनी अच्छी एक इजीली हमने जल्दी कंपोजिशन क्रिएट कर ली, और वो भी अपनी मर्ज़ी से। हम जितने चाहे एंगल्स निकाल सकते हैं इसके कंपोजिशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवालात हैं इससे रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मैं आपके लिए और यूज़फुल वीडियोस बनाते रहूँ नए टूल्स के साथ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।